कहीं वार, कहीं पलटवार, कहीं तीखे शब्दों की बौछार। जी हां, खबरों का ये अखाड़ा और मैं आनंद नरसिम्हन, आपका स्वागत है। अखाड़ा में आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती नहीं की जा सकती। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अमरनाथ यात्रा को लेकर जो कदम उठाए जाते हैं वो सारे कश्मीर के लोगों के खिलाफ हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती नहीं की जा सकती है और इसमें राज्य के गवर्नर को हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत ज्यादती है हमारे लोगों के साथ। यात्राएं हमारे मेहमान हैं, हम उनको पूरा वेलकम करते हैं, मगर जब आप अपने ही जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जब आप उनके साथ इतनी सख्ती से पेश आएंगे, उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देंगे, तो उसके जो है उससे आपस में जो एक भाईचारा जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं खलिश आ जाती है। सिक्योरिटी का मामला ना बनाए, बल्कि एक इंसानियत का मामला है, एक पिलग्रिमेज का मामला है। उसी हिसाब से देखें और लोगों को जो बंदिशें हैं मेन रोड पे वो खत्म की जानी चाहिए। इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती का समर्थन करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि ऐसा नहीं है कि हम यात्रियों की सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं। बात यह है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का प्रशासन पिछले 30 सालों का ऐसा पहला प्रशासन है जिसे यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे और रेलवे बंद करना पड़ रहा है। ये उनकी अक्षमता और लापरवाही दिखाता है। महबूबा मुफ्ती जी को हर बात में सियासत करनी है और हर बात के लिए कोई ना कोई तूफान खड़ा करने की वो कोशिश करती हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे सियासतदान जो नहीं चाहते कि कश्मीर घाटी में अमन हो, कश्मीर घाटी में शांति हो, लोग सुख चैन की सांस ले सकें। हमारे यहाँ आप जाके देखिए, वेस्टर्न यूपी में अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगी। 1 महीने तक हाईवे पे कोई व्हीकल नहीं चलता और कोई शिकायत नहीं करता। यहाँ 2 घंटे की भी रोक हो तो उस पर शोर मचाने लगते। बर्दाश्त करना चाहिए। महबूबा जी से जो है वो अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सरोकार की का ज्ञान लेने की ज़रूरत पड़े तो इन लोगों ने, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या हासिल किया इन 7 दशकों में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का सबको मालूम है ना। अब कुछ हालात सुधर रहे हैं तो इनमें मचल रहे हैं ये लोग। देश भर से हर वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं। पिछले वर्षों में कुछ हादसे इस प्रकार के हुए जिसके कारण से ये सिक्योरिटी है प्रोवाइड कराना जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू कश्मीर सरकार का फर्ज है। पिछले हादसों से सबक लेते हुए ये जरूरी था कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाए। मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है, वो आज से नहीं पहले से ही यात्रा में बड़े अड़ंगे डालते रहे हैं। 2008 की बात हमें आज भी याद है। अभी वहां तो प्रेसिडेंट रूल है, तो ऐसा क्या है कि हाईवे रेलवे बंद करने की नौबत आ गई। यशवीर राघव हमारे साथ हैं, अमलिंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पिछले 30 साल में ऐसे इंतजाम नहीं हुए जितने अब की बार हुए हैं और वहां पर जो है आम जिंदगी और आम कश्मीरी जो है वो इसकी वजह से त्रस्त है। यशवीर जी, वो मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ कि आम नागरिकों की समस्या को नहीं बता रहे हैं। अगर उनको वाकई में आम नागरिकों की समस्या का पता होता तो पंचायत से लेकर सदन में उनकी ये स्थिति ना होती। वो जिनको समस्या हो रही है वो है अलगाववादी, जो आतंकी कुछ गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं। आईबी, इंटेलिजेंस, एनआईए की तरफ से हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई भी बड़ा हादसा किया जा सकता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि और पुख्ता की गई है। उन्हें इस बात की दिक्कत है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों हैं। आपको भी ध्यान होगा कुछ वर्ष पहले ही अमरनाथ यात्रा के दौरान बस पे वाकायदा गोलियों की बौछारें हुई थी आतंकियों के द्वारा। और पुलवामा क्यों हुआ? क्योंकि उस सड़क को जिसको हमेशा पाबंदी की हुई थी, बंद किया हुआ था कि जब हमारा बड़ा काफिला फौजियों का निकलेगा तो उस रोड को रोक के रखेंगे, उसको खुलवाया। महबूबा मुफ्ती ने ही अपने प्रेशर से उसको खुलवाया और पुलवामा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर इंटेलिजेंस का कोई रोल ही नहीं है।
सड़कें अगर आप खुलवा देंगे तो वहां बम बरसेंगे, सड़कें बंद करवा देंगे तो बम नहीं गिरेंगे। तो यानी बीच में जो इंटेलिजेंस है, जो आपका जो पूरा मैकेनिज्म है सिक्योरिटी का जो ये है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये भी तो जानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा में कंधा देने वाले, बोझा ढोने वाले सब कश्मीरी हैं। जब वो किए जा रहे हैं वहां अन्य लोगों का आना जाना रोका जाए, जो संदिग्ध हैं उनको आना जाना रोका जाए, तो क्या बुराई है? सुरक्षा के संदिग्धों का आना जाना रोकिए, पर हाईवे बंद करा देंगे तो यात्रियों को भी तो तकलीफ होगी। हाईवे सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद हो रहे हैं जब वो दस्ता जाता है, बाकी संदिग्धों को ही रोका जा रहा है। चेकिंग से भी दिक्कत है मुफ्ती को। मुफ्ती जी को एक्चुअल में क्या है कि अपने आप को, जो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है, पंचायत से लेकर सदन तक वो नगण्य स्थिति में आ गई है। उन्हें रोज ना रोज कोई ना कोई बयान देने होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए किस प्रकार से उन्होंने क्रिकेट की टीम की जो जर्सी थी उसके रंग को लेकर एक अपने आप में एक बयान दे दिया। उन्हें मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी, बयानवीर बनना होता है, इस नाते से वो कर रही हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कितना महत्वपूर्ण है अमरनाथ यात्रियों का। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राजस्व पर्यटन के माध्यम से आता है, और पर्यटन का बहुत सारा हिस्सा इस अमरनाथ यात्रा, जो साल में एक बार ही मौका मिलता है, उसके माध्यम से आता है। अगर आप उसे रोकेंगे तो जम्मू कश्मीर के राजस्व पे सीधा सीधा गलत असर जाएगा। प्लस वहां के जो गरीब लोग हैं, जो घोड़ा चलाते हैं, खच्चर चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानें करते हैं, उस पूरे साल में इस एक यात्रा से ही वो पूरे साल का अपने जीवन यापन के लिए कमाई करते हैं। लेकिन वो, मैं फिर कह रहा हूं, वो मूल समस्या आम नागरिकों की नहीं, वो कहीं ना कहीं उन अलगाववादियों और उन आतंकियों की समस्या को कह रही हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने बयान के माध्यम से, जो उन्हें दर्द हो रहा है। जिस प्रकार से बुरहान वानी उन्हें दर्द हो रहा है, या फिर वो एक जेन्युइन कंसर्न है जो वहां कश्मीरी हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये एक सियासी राग है? क्योंकि कुछ महीने पहले महबूबा मुफ्ती अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। आज अब ये है, उमर अब्दुल्ला ने भी उनके साथ सुर से सुर इसीलिए मिलाया क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि वहां पर अभी प्रेसिडेंट रूल ना हो, कहीं ना कहीं जाकर कोई भी पार्टी हो, लेकिन कश्मीरी पार्टी फिर से वहां पर राज करना शुरू करे, क्योंकि वो अपने आप को वहां पर सदरे रियासत समझते हैं। एक बात बताइए, क्या उन पर यह बड़ा तमाचा नहीं है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी इशू वहां पर है जम्मू एंड कश्मीर में? क्या वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप पर यह बड़ा तमाचा नहीं है? लीडरशिप पे तमाचा है, निश्चित तौर पे तमाचा है, ये आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन जो कंसर्न, जो उन्होंने बात कही है, उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। उसको सिर्फ जो है सियासी स्टंट नहीं मान लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो राजनीति कर रही है, राजनीति में तो राजनीति की बयान ही देंगी, लेकिन उस राजनीति के पीछे लोगों की समस्या भी हो सकती है, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और जिस यहाँ पर काउंटर वहीदुर रहमान पर्रा हमारे साथ हैं। अमलेंदु जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के लीडर हैं, हमारे साथ हैं। वाहिद पर्रा, सलाम। आप पर ये आरोप है कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी जानबूझकर अमरनाथ का इस्तेमाल कर रही है बाट की राजनीति करने के लिए। जिस तरह से वो कंसर्न्स उठा रही हैं वो बेसलेस हैं, ऐसा कह रहे हैं गवर्नर सत्यपाल मलिक और बीजेपी। देखिए, पिछले 70 साल से ये यात्रा चल रही है जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के दौर में पहली बार जम्मू कश्मीर में यात्रा हुई है या उन्होंने कोई ये डिस्कवर की है। दिस इज द ओनली यात्रा जिसका कस्टोडियन एक मुसलमान है, और ये चली ही यात्रा है कश्मीरियत से। कश्मीरी मुसलमानों ने हमेशा ये यात्रा चलाई है पूरे मुल्क में। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ के लोकल्स को इससे दूर रखा जा रहा है, हाईवे बंद किया जा रहा है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद लोगों से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा है, सेपरेटिस्ट से खतरा है। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे हादसे हुए हैं जहां इंसिडेंट भी हुए वायलेंस के, लेकिन वो वायलेंस के इंसिडेंट हमारे खिलाफ भी होते हैं। ये तो हमसे आप यात्रा छीन रहे हैं और हमारे खिलाफ यात्रा बना रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम के नजरिए से इस यात्रा को देखना ये गलत है। दूसरा, ये इसके जो कस्टोडियन है, इसको चलाने वाले लोकल पॉपुलेशन रही है, उनका इन्वॉल्वमेंट मिनिमाइज किया जा रहा है। सिर्फ सिक्योरिटी और नॉन लोकल्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसका मकसद ही है यहाँ पर न सिर्फ डिस्कोर्स को आप बदलने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये मैसेज बाहर भेजते हैं कि कश्मीरी कम्युनल है, कश्मीरी यात्रा के खिलाफ है, और इसके साथ साथ आप ये दिखाना चाहते हैं कि शायद इस यात्रा में कश्मीरियों का कोई रोल है। ये हमारी यात्रा है, ये हमारी एक रिलीजियस पिलग्रिमेज यहाँ पे जो रहा है, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट रही है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा से किया है। तो इस बार इतना पैनिक क्यों किया जा रहा है? आप मुझे बताइए, ये सरकार जो नेशनलिज्म का दावा करती है, अगर यात्रा को सेफ नहीं कर पाएगी तो इनका फेलियर है। अगर अटैक होता है, इनका फेलियर है। अगर इसमें दरार होता है, हाईवे बैन करने की जरूरत पड़ती है। आफ्टर 7 डिकेड, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर क्लोजिंग अ नेशनल हाईवे। और हाईवे पर इनका काउंटर ये है वाहिद पर्रा कि हाईवे जो है पूरा बंद नहीं किया जा रहा, 2 घंटे के लिए किया जा रहा है। बीजेपी के यशवीर राघव हमारे साथ हैं वाहिद पर्रा, वो आपको काउंटर करना चाहते हैं, जरा सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा।
जी नहीं, इन्होंने कहा कि कम्युनल वो मैसेज देना चाह रहे हैं, अरे आपको सहयोग करना चाहिए इस बात में लेकर कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे तो सही तरीके से अमरनाथ यात्रा सफल होगी और विश्व भर में एक मैसेज जाएगा कि अब कश्मीर में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है जिससे कि वहां जाने से डरा जाए। पर्यटन अच्छी तरीके से किया जाता है जिससे कि पर्यटन और बढ़ेगा और देश के भी लोग और विदेश से भी लोग आएंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू, मैंने पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर का मुख्य तो राजस्व को कमाने का तो पर्यटन ही है। और अगर इस प्रकार की कोई भी तनिक भी, पुलवामा के बाद कितना फर्क पड़ा था आनंद जी, आपको भी ध्यान होगा, पुलवामा के बाद पर्यटन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन अगर हम सहूलियत के साथ सही तरीके के साथ अमरनाथ यात्रा सफल होती है और एक भी किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग नहीं होती है तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाएगा। पर इनका काउंटर ये है यशवीर राघव कि आप कश्मीरियों को साथ लेकर अमरनाथ यात्रा नहीं कर रहे हैं, कश्मीरियों को अलग कर उनको हटाकर सिर्फ सिक्योरिटी के बलबूते पर आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वाइटपरा। सुनिए उनकी बात सुनिए, फिर आप काउंटर कीजिए। वाइटपरा, मैं उनकी बात सुनिए, जब से जमीयत इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को बंद करके फोन पर है, फिर आप बोलिए। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं हमें कोई उसमें ये नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हमारी यात्रा है, हमने चलाई है और ये आज जो पहली बार चलाने जा रहे हैं ये लोग, ये मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीरी इस यात्रा के खिलाफ है। अगर आप आतंकवादियों की बात करते हैं, आप तो कश्मीरियों को हाईवे पे नहीं आने दे रहे हो, मुझे नहीं आने दे रहे हो। हमारा मुद्दा ये है कि ये यात्रा जिस तरीके में चली, 125 साल चली, उस तरीके में आज क्यों नहीं चली। उस वक्त भी ये यात्रा चली जब फौज ही नहीं थी हिंदुस्तान की कश्मीर में, जब एक्सेशन भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी यात्रा कामयाब थी। उस वक्त कश्मीरी ने चलाई, उस वक्त भी टूरिज्म यहाँ पे था जिस वक्त यहाँ पे एक्सेशन नहीं हुआ था। तो सिर्फ ये नया नैरेटिव जो सिक्योरिटी नहीं, पर वाइटपरा कहीं आप बहुत सारी चीजों को ग्लॉस ओवर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी चीजों पर आप जो कह रहे हैं पर्दा उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? अमरनाथ यात्रा में इससे पहले घटनाएं नहीं हुई, हर साल होती रही, इसीलिए तो सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाई गई और ये इसलिए बढ़ाई गई ताकि वहां का माहौल जो है खराब नहीं हो। आप मुझे बताइए वाइटपरा, आज क्या महबूबा मुफ्ती या पीडीपी जिम्मेदारी लेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी लीडर इस बात की जिम्मेदारी लेगा अगर कल अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला होता? पिछले साल हुआ था, पिछली बार भी हुआ था, आपको पता है किस तरह से वो घटना हुई थी और फर्क किसको पड़ा, नुकसान किसको हुआ? देश को हुआ, जम्मू कश्मीर को हुआ और आम कश्मीरी को हुआ, क्योंकि धक्का सबसे ज्यादा झटका किस पे लगता है? जो वहां जो लोकल्स, हाँ बिल्कुल, जो वहाँ लोकल्स हैं उन पर लगता है। देखिए मुद्दा सीधा ये है कि ये जो हो रहा है इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, हमारी हमसे कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा। ये यात्रा हमसे छीनी जा रही है और सबसे बड़ी बात बता दिया है कि आप यात्रा को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो रही है क्या उनसे, क्या ये लोग एश्योर करेंगे कि यात्रा सेफ रहेगी? अब असली मुद्दा यह है, वाइटपरा ने भी ये कहा यशवीर राघव कि आप कश्मीरियों से अमरनाथ यात्रा छीन रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया, जीरो कर दिया और अब ये कह रहे हैं कि आप गारंटी दीजिए कि बिल्कुल सेफ होगी। दो बातें हैं, एक तो इन्होंने अपने दिल का दर्द बता दिया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कश्मीरियों की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ रेडी वाले से लेके घोड़े वाले, खच्चर वाले, जितने भी वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं सभी कश्मीरियों की लगी हुई हैं। कोई यहाँ से जाकर वहाँ पे दुकान नहीं कर रहा है, सभी की उतनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो राजनेताओं की इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने दर्द लास्ट लाइन में बोल भी दिया कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राजनेताओं की इन्वॉल्वमेंट पहली बार नहीं है, वरना आज तक के इतिहास में किसी ना पीडीपी की सरकार होती थी, एनसी की सरकार होती थी और अमरनाथ यात्रा में कहीं ना कहीं वो इतनी गंभीरता से लेते ही नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से इस बार राष्ट्रपति शासन होने के नाते जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक सेवाएं जो दे रहे हैं वहां पर, जो फौजी प्रशासन है, सभी बड़ी सख्ती से अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं, जिससे कि पर्यटन का सफल एक मैसेज दिया जा सके जम्मू कश्मीर के नाते। इनका दर्द किसी और को लेकर नहीं है, आम नागरिकों को लेकर नहीं है। आनंद जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनका दर्द यही है कि काउंटर ये है वाइटपरा कि अगर अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी के इंतजाम को छोड़कर बाकी सब कुछ जो हो रहा है सब तो कश्मीरियों के साथ ही हो रहा है, जो लोकल्स ही कर रहे हैं। पहले भी इन्वॉल्वमेंट इतनी हुआ करती थी, वो हमेशा से हुआ है। क्या अब की बार पिछली बार से ज्यादा सिक्योरिटी तैनात हुई है? क्या अब की बार ऐसा कहा गया कि लोकल्स अपने वहां पर नहीं लगा सकते टेंट, या लोकल्स अपने खच्चर नहीं ला सकते, या लोकल्स अपने जो काम करते हैं वो नहीं कर सकते? और अब की बार जितने टूरिस्ट आए पिछली बार से ज्यादा आए हैं, ये भी अनुमान बता रहे हैं। इनके दौर में सबसे कम यात्रा हुई है, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी यहाँ मैंने पहले कहा कि पिछले 100 साल से ये यात्रा हुई है, कभी ऐसा खतरा नहीं है, न लोगों की तरफ से हुआ है। और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इतनी बड़ी यात्रा जब होती है तो गवर्नमेंट के कंसर्न रहते हैं। लेकिन ये जो बताना जा रहे हैं ना कि जंग का माहौल है यात्रा में, वो जंग का माहौल तो है ही नहीं। ये यात्रा नहीं, ये कहां बता रहे हैं कि जंग का माहौल है? ये कह रहे हैं कि वहां लोगों का माहौल है, राजनीति का माहौल नहीं है। बाद ऐसा माहौल प्रेरित किया गया है, ऐसा माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया है। कल तक कोई ऐसा माहौल नहीं था। आपके बयान के बाद महबूबा मुफ्ती जी ने जब बयान दिया है, ट्वीट किया है, उसके बाद ऐसी स्थिति आई है।
भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इस प्रकार का मैसेज देने का बिल्कुल भी तनिक भी प्रयास नहीं कर रही है। बिल्कुल सहेलियत से और यात्रा सफल हो, यह प्रयास किया जा रहा है। अच्छा चलिए, अब वाहिद पर आप बताइए। आप तो बात करने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ से मैं आपको साउथ कश्मीर से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ की बात तो सुनते ही नहीं है, वहाँ से हमें तकरीर करते हैं। ये भी एक नया सिलसिला है। चलिए वाहिद पर आप बोलिए, आप क्या कहना देखिए, चाहते हैं? कल जो महबूबा जी का स्टेटमेंट आया वो साउथ कश्मीर में उस वक्त अनंतनाग में थी खुद, और अनंतनाग में जो लोगों ने उनको कहा फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन में, वही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है एक नाके से दूसरे नाके तक जाने के लिए। तो न सिर्फ इतना बल्कि सिक्योरिटी खुद खुश नहीं है। हम लोग देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 70 साल से चला यात्रा को, सिक्योरिटी सिनेरियो को, मिलिटेंसी को फेस कर रही है। पुलिस खुश नहीं है, पीआरपी खुश नहीं है, आर्मी की कुछ सोल्जर हमें कहते हैं कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, कि जो दिखाया जा रहा है कि एक पूरा जंग का माहौल है कि आप हाईवे पे नहीं आएंगे, और यात्रा भी इससे वल्नरेबल होती है कि यात्रियों के खिलाफ इफ यू आर पुशिंग यात्रीज अगेंस्ट कश्मीर। तो ये जो नैरेटिव डिस्कोर्स है ये तो बहुत देखिए, लेकिन वाहिद परा देखिए, हर बार जब आप ये बात करते हैं ना, आप ये बात करते हैं कि देखिए जंग का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इतने सिक्योरिटी के इंतजाम इतने कड़े कर दिए हैं कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी ढील दी जाती है, सबसे पहले क्या होता है? आतंकी हमला होता है। कौन मरते हैं? इनोसेंट लोग मरते हैं, चाहे वो कश्मीर से हों या फिर देश भर से, बाकी अन्य देश भर से हों, लेकिन मरते तो इनोसेंट लोग हैं। अब उस वक्त क्या होता है? फिर ये पूछा जाता है कि आपके सिक्योरिटी इंतजाम कहाँ थे, आपने ढील क्यों बरती, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुई, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो ये तो आप ऐसा हो गया कि आप ढोल दोनों तरफ से बजा रहे हैं, इस तरफ करें तो ये गलत, उस तरफ करें तो वो गलत। ये तो कन्वीनियंट हो गया ना अमलेंदु उपाध्याय। नहीं, बिल्कुल यात्रा की प्रोटेक्शन के लिए हम साथ हैं, और लेकिन कश्मीरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और कश्मीरी ये सेग्रीगेशन जो हुई है इस यात्रा में, ये गलत है, हम उसके खिलाफ है। और जो पिछले 70 सालों में जिस तरीके में यात्रा हुई, यात्रा को प्रोटेक्शन देना पिछले 70 सालों में भी हर बार खासकर पिछले 15-20 सालों में जिस तरह से वहां वायलेंस हुई, जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हुए, वहां पर पिछले बार आतंकी हमले हुए, उसकी वजह से सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता करने पड़े। आप जानते हैं आज से 3 हफ्ते पहले की बात है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 17 दिन पहले की बात है, वहां पर उसी मेन रोड पर ये हुआ था, एनकाउंटर हुआ था। वहां पर उसी मेन रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और पुलिस पिकेट पर अटैक होना था, लेकिन वहां सिविलियंस पर भी गोली चली थी। आप जानते हैं उसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है ना वाहिद पर। आप मेरे साथ प्लीज फोन पे बने रहिए। अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं और धर्मगुरु जेके बेनीवाल भी हमारे साथ हैं। अमलेंदु उपाध्याय बताइए क्या कहें, क्या ये गलत नहीं है? क्या जरूरी नहीं है कि पहले कम से कम पहले 3-4 बैच, कम से कम 1-2 हफ्ते जो अमरनाथ यात्रा के पहले 10-15 दिन जो हैं एकदम साफ सही तरह से गुजरें? जब तक ये नहीं होगा, जब तक वहां पर सिक्योरिटी का माहौल नहीं होगा, तब तक लोग नहीं आएंगे, और जब तक सिक्योरिटी इंतजाम कड़क नहीं होंगे, तब तक आप ये किसी भी टेरर थ्रेट को आप थ्वाट नहीं कर सकते। वहां लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, जितना लोगों का वहाँ पर, जैसे यशवीर ने कहा, दुकानें हैं, जो खच्चर हैं, जो बोझा ढोते हैं, पोर्टर्स हैं, और बाकी जितने भी लोकल हैं, सब कुछ जो भी एस्टैब्लिशमेंट, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से सब लोकल्स ही चला रहे हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा। नहीं, देखिए ये बात तो सही है, सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए। मुझे लगता है सिक्योरिटी के इंतजाम पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस सिक्योरिटी के इंतजाम के पीछे अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश होगी तब उस पर आपत्ति होनी चाहिए। तो अगर वो इस तरीके का कोई मैसेज देने की कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है। अगर इस तरीके की मैसेज देने की कोशिश की जाएगी तब मुझे लगता है कि उस पर आपत्ति होने की बात होनी चाहिए। जहाँ तक लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, तो मुझे लगता है वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और हमेशा से कश्मीरियों का ही इन्वॉल्वमेंट इस यात्रा में रहा है, और कश्मीरियों के सहयोग से ही ये यात्रा निकलती रही। यशवीर जी ने भी जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि भाई खच्चर वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो सब तो कश्मीरी ही हैं, और ये यात्रा जो है बिना कश्मीरियों के सहयोग के ये संभव हो भी नहीं सकती है। लेकिन मैं एक दूसरा कंसर्न और लेकर चल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा हो सकता है विषय से हट जाए, कि ये पर्यटन है या धार्मिक यात्रा है। जैसे यशवीर जी बार बार कहते हैं कि पर्यटन से जो राजस्व आता है, पर्यटन से राजस्व होता है। अगर ये पर्यटन है तो कंसर्न दूसरे हो जाते हैं, और अगर ये धार्मिक यात्रा है तो कंसर्न दूसरे हो जाते हैं। ये दोनों भी तो हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो हो सकते हैं। कई लोग जो है धार्मिक यात्रा लेकर आते हैं, लेकिन इसको जोड़ा किससे जाता है? इसे टूरिज्म रेवेन्यू से ही जोड़ा जाता है, और फिर अमरनाथ यात्रा के साथ उसके इर्द गिर्द की जो एक्टिविटीज होती हैं, रेवेन्यू से जोड़ा जाता है, उसके इर्द गिर्द की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो लोग वहां आते हैं जम्मू कश्मीर यात्रा करने, यात्रा के बाद अगर 2-4 दिन ठहरते हैं, इधर उधर जम्मू कश्मीर में पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, और फिर वहां पर वो वैली को देखते हैं, वहां पर जितने ब्लॉसम्स हैं उसको देखने जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, डल लेक की सैर करते हैं, ये सब भी तो होता है। तो ये सब भी तो अमरनाथ की यात्रा से जुड़ा हुआ एक पेरिफेरल एक्टिविटी है, जो है नहीं चाहते लोग वहां पर रुके। नहीं, तो उसी तरीके जो है आप टूरिज्म देखें, धर्म देखें, बात एक है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए,
जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, लोगों की आय में वृद्धि होनी चाहिए और लोगों के आने जाने में वृद्धि होनी चाहिए। ये जरूरी है, निश्चित तौर पर जरूरी है, लेकिन स्थानीय जनजीवन जो वो भी उस तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं ना। हाँ, कि भाई जिस तरीके से स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, पर इंसानी जनजीवन कहाँ प्रभावित हुआ है? नहीं, स्थानीय जनजीवन जो है, बताइए कहाँ प्रभावित हुआ है? अगर मेरे अगर आसपास मुझे एश्योरेंस है कि यहाँ सिक्योरिटी है तो मैं आ रहा हूँ, और या मैं आ रही हूँ, मुझे एक एश्योरेंस है कि भाई मैं यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम खड़े हैं। अब इसमें कौन से वो लोकल हैं जिनको तकलीफ हो रही है? क्या उन्हें दुकान लगाना है इससे रोका जा रहा है, या उन्हें पोर्टर सर्विसेज से रोका जा रहा है, क्या उन्हें रिवर राफ्टिंग का एक्टिविटीज करने से रोका जा रहा है? जी बताइए। जिनको वाकई में तकलीफ हो रही है वो अलगाववादी हैं और जो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं वो लोग हैं, और उनकी तकलीफ को अपने बयान से महबूबा मुफ्ती ने रखा है। आम नागरिकों को तकलीफ नहीं हो रही। वो अमरनाथ पर यहाँ वाहिद परा ने साफ ये कहा कि अनंतनाग में लोकल्स ने महबूबा मुफ्ती से कहा कि उन्हें तकलीफ हो रही है। यहाँ वाहिद परा का ये कहना है कि अनंतनाग में कल लोकल से मिलते वक्त जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग, अनंतनाग के स्थानीय लोगों ने ये कहा कि उन्हें तकलीफ हो रही है इस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे। मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको कि अनंतनाग और पुलवामा दो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सबसे ज्यादा अलगाववाद और उपद्रव पिछले हाल फिलहाल में हमने देखा है। और अगर आप जम्मू कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सबसे ज्यादा अभी तकलीफ है। पर जेके बेनीवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना, उमर अब्दुल्ला का बयान सुना। उमर अब्दुल्ला कहते हैं पिछले 30 साल में ये पहली बार है कि हाईवे को बंद किया गया है, भले 2 घंटे के लिए, रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है। आनंद जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये दोनों, उमर की भी बात कर रहा हूं मैं, महबूबा जी की बात कर रहा हूं, इन दोनों ने तो राजनीति ही बंटवारे की है। शुरू से देख लीजिए, ये आधार हमारा कश्मीर कहां से आया? आपके पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि ये नेहरू जी की देन है। ये स्टेटमेंट होम मिनिस्टर का बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात आ जाइए, ये यात्रा की बात महबूबा जी करती है। मुझे बताइए, महबूबा जी का याद है 5 टेररिस्ट आपके पिता ने छोड़े थे, और जिसके रहनुमा करम पे आप जिंदा हैं केवल, उनका एहसान उतार रही हैं। ये तो बात करके कहते हैं 35 सेक्शन हटाओगे, 370 लगाओ, हटाओगे 15 हटाओगे तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपका झंडा तो उसी दिन उठ गया था जिस दिन अगर जब टेररिस्ट नहीं छोड़ते। तो ये हमारे देश की सभ्यता है, ये हमारे देश का राजनीतिक सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं, जान किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो। महबूबा जी से मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या उन्होंने, याद है जो पंडितों को उतार के बसों से मारा था, उन्हीं टेररिस्टों ने जो 5 टेररिस्ट छोड़े थे उनमें से एक ने। और आए दिन रोज एक घटना होती है। मुझे महबूबा जी से ये शिकायत है कि आपने कभी पंडितों का आपके घर में जम्मू में बेघर होके, और वो बेचारे विस्फाती होके रह रहे हैं, आपने कभी पॉइंट उठाया? एक बार बताइए आपने विधानसभा में उठाया हो, पार्लियामेंट में उठाया हो? ये सारे तो राजनीतिक विषय है बेनीवाल जी। नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अमरनाथ यात्रा पर अगर मैं रखूं, और वहीद रहमान पर्रा हमारे साथ है, मैं राजनीतिक विषयों में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि कश्मीर में एक के बाद एक मसले निकलेंगे। लेकिन अमरनाथ यात्रा एक यात्रा है जहां हिंदू, मुसलमान और सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर इस यात्रा को बनाए रखने की, और जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, इनको मालूम है, कई सेंचुरी से चलती आई परंपरा को बनाए रखा है, और इन्होंने अपना खून पसीना लगाया है इसको बनाए रखने में, और लोगों की जो आस्था है उसको बनाए रखने में। ये आप भी मानेंगे। अब आप मुझे बताइए, अभी जो बयान है अमरनाथ यात्रा के इर्द गिर्द जो है, ये जो सियासत है, क्या ये जरूरी है? जरूरी क्यों नहीं जरूरी है? मुझे बताइए, उन भक्तों को ऊपर जान मान का खतरा है। अरे हमारे यहां से तो दिल्ली से क्या, जम्मू कश्मीर, पूरी दुनिया से वहां पे वो भंडारा लगा रहे हैं भक्तों के लिए, भंडारा, और वहां भक्तों को गोली से मारने का भय बना रहता है। वो तो भगवान के यहाँ जा रहे हैं। चाइना में देखा ना आपने, शिव वहां पे जाते हैं कैलाश यात्रा पे, तो कैलाश चाइनीज तो गर्व करते हैं, तिब्बत वाले कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो रेवेन्यू आ रहा है। अभी जरा अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, राम माधव बैठे हैं, वह रविंदर रायना और कविंदर गुप्ता जी के साथ, जरा देखते हैं। As far as we are concerned, it is the prerogative and the decision of the Union Home Ministry. Those who are against the Constitution of India, those who are in support of terrorists and separatists, shall not be entertained. That is the view of our party. रमन सैनी जी, सवाल यह है कि मेरे ब्यूरो के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में इनफाइटिंग शुरू हो गई है। संजय निरुपम ने कहा है कि ये इस्तीफा है या ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, इसको किस तरह देखते हैं जो कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे? कांग्रेस की आंतरिक मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। वैसे डूबने वाला नाव है तो सब लोग कूद के भागना चाहेंगे, अब मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा।
सदस्यता अभियान आपने शुरू किया और आज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बड़े लीडर आपके इसमें आए हैं, क्या हम माने कि अगले कुछ दिनों में जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें देश भर से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी। तो राम माधव कविंदर गुप्ता बीजेपी के सदस्यता अभियान में उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की, लेकिन उससे पहले उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर आरोप उठाने वाले और उन पर आपत्ति जताने वाले, सुरक्षा कदमों पर आपत्ति जताने वालों पर कहा कि जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, जो संविधान के साथ नहीं है, उनके साथ हम नहीं हैं। गृह मंत्रालय के ऊपर ये कॉल है, उनको ये कॉल लेना है। साथ ही वहाँ जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उनको ये कॉल लेना है कि सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए जाएं। पर यशवीर राघव, कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल पॉइंट जो है, क्या बीजेपी भी स्कोर नहीं करना चाहती? क्या आप भी ये नहीं दिखाना चाहते हैं वहां पर लोगों को और विश्व को कि अगर बीजेपी वहां पर रहेगा, कंट्रोल बीजेपी के हाथ में रहेगा और अगर प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो वहां आतंक का माहौल नहीं रहेगा? क्या कहीं ये प्रेशर तो नहीं कि आप अगर लोगों पर, स्थानीय लोगों पर थोड़ी सी ज्यादती कर लें, थोड़ा सा हम इंतजाम खड़े कर लें, लेकिन भाई कोई आतंकवादी अटैक नहीं होना चाहिए? हम भी चाहते हैं कोई अटैक नहीं हो, लेकिन मैं पॉलिटिकल नजरिए से ये कह रहा हूं कि क्या आप वहां पर जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी और कार्यरत है इसमें? आनंद जी, देश में आधे से ज्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा, हमारा उद्देश्य है वो धार्मिक यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो, बिना किसी प्रकार की कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि हुए बिना, कोई दुर्भावना हुए बिना। हमारा उद्देश्य है उन जो पिलग्रिम्स जा रहे हैं, जो धार्मिक हमारे भाई बहन जा रहे हैं, माताएं जा रही हैं, वो सभी लोग वापस भी उसी सहूलियत से आए जिस सहूलियत से वो जा रही हैं। हमारा ऐसा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनकी धार्मिक यात्रा सफल करने के लिए जिस प्रकार की सुरक्षा दृष्टि दी जानी चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए। और गृह मंत्रालय, जैसे राम माधव जी ने भी कहा, गृह मंत्रालय ने अपना निर्णय लिया हुआ है किस प्रकार से सुरक्षा देनी है। कहीं ना कहीं आपके भी ध्यान में, आपके चैनल्स में लगातार चला है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जा सकता है। उस टारगेट को किस प्रकार से असफल करना है, ये दर्द हो रहा है कुछ लोगों के। जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये दर्द बयां कर रहे हैं, मैं पहले भी कहा है, ऐसा किसी भी गतिविधि को सफल नहीं। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, खाड़ा मेरे पास समय कम है। अगर आप ये जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन के बीच में जो लगी, इन पर आप देखें तो जो खच्चरों पर बैठे हैं, जो उस पालकी में बैठे हैं, वो भक्त हैं जो आस्था के लिए अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उस खच्चर को खींचने वाले, उस पालकी को उठाने वाले कश्मीरी स्थानीय लोग हैं, जिनके लिए ये रोजी रोटी का सवाल है। मैं कह रहा हूँ अगले 15-20-30 दिनों में या महीना 1.5 महीना में जो ये अमरनाथ यात्री जितने आएंगे, उसमें जितनी इनकी आमदनी होगी, उससे अगले 4-5 महीने तक का खर्चा कई घरों में चलेगा, कई घरों में चूल्हा जलेगा। और ये ज़रूरी है, अगर जान माल का खतरा है, सुरक्षा का खतरा है, तो मरने वाले हर कोई हैं, जो भी है वो इनोसेंट्स हैं। ये आनंद जी, मुझे बताइए, जो ये अमरनाथ यात्रा है, इस गुफा को ढूंढा किसने था? एक गडरिया ने ढूंढा था, और उस गडरिया का परिवार आज तक पलता है, उसकी पीढ़ियों से पलती हैं, उन पे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दूसरी बात मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी जो होती है, कभी महबूबा जी ने बोला? कभी वहां पे नमाज सड़कों पे होती है, कभी बोला? हमने, हिंदुओं ने, किसी ने बोला हो, हमारे किसी संत ने बोला हो, फकीर ने बोला हो, या किसी आम आदमी ने बोला हो? अरे भाई, नमाज का मतलब क्या है? वंदना। वंदना का मतलब हिंदुओं में क्या कहते हैं? वंदना का मतलब भगवान की पूजा। अरे भाई, शब्द एक ही है, वो 27-28 शब्द हैं, वो सब भगवान के शब्द हैं। हम बुरा नहीं मानते हैं, हम सबको एक मानते हैं, वही ब्रह्म है, वही अल्लाह है, वही खुदा। उसके सैकड़ों नाम है, सहस्त्र नाम है, लेकिन आप तो उसको हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, और बांट के अपनी रोटियां सेक। देखिए, अभी बात की राजनीति की रोटियां जो हैं, ये कई सारी पार्टीज ने सेकी है। मेरा इरादा ये है, मेरा सवाल ये है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जहां सब हम देख रहे हैं हर तरह से सौहार्द है, वहां पर इस भावना को तोड़कर वहां पर क्लेश लाने की कोशिश कौन कर रहा है? चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अखाड़ा मेरे पास समय कम है। एक और विषय है, जम्मू कश्मीर से रुख करते हैं कर्नाटक की ओर, यानी दक्षिण भारत में चल रही है कर्नाटक में ये खलबली कांग्रेस के खेमे में है। जेडीएस कांग्रेस की ये जो पार्टनरशिप है, ये टूटती लग रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है बहुत जल्दी रन आउट होती दिख रही है। कर्नाटक का संकट निपटाने के लिए कांग्रेस ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत कांग्रेस के सभी 22 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि डिप्टी सीएम जी परमेश्वरा ने भी दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बैठे बागी विधायकों ने बेंगलुरु लौटने से इनकार कर दिया है, और उन बागी विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नेता है बी नागेश, उन्होंने भी इस्तीफा देकर अब मुंबई की ओर कूच कर लिया। भले वहां मुंबई में बाढ़ का आलम हो, लेकिन वो वहां पहुंचेंगे जहां तक कि कर्नाटक में सरकार डूबती लग रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देंगे तो बागी विधायकों को मंत्रालय में जगह दी जाएगी, लेकिन बागी विधायकों ने वापस लौटने से ही मना कर दिया है। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इससे पहले सुनते हैं कुछ रिएक्शंस।
चलिए अनुराग से पहले बात करते हैं। अनुराग बताइए, कर्नाटक में माहौल कैसा है? ये सरकार कितने दिन टिकेगी कि नहीं टिकेगी? देखिए आनंद, आपने रन आउट होने की बात की तो उस लिहाज से ही बता दूं मैं, जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, जो परिस्थिति है, उसमें थर्ड अंपायर के पास नहीं जाने देना चाहती है मामला कांग्रेस और जेडीएस। अपने अंदर ही सुलझा लेना चाहते हैं, नहीं चाहते कि ये विधानसभा में मामला जाए या राजभवन में मामला जाए, और इसलिए तमाम कोशिश चल रही है। कांग्रेस के सारे मिनिस्टर यहीं पर मौजूद थे। देखिए डिप्टी सीएम का घर है जी नागेश्वर का, और यहाँ पर सारे के सारे जो मंत्री थे कांग्रेस के वो बैठे। अब से कुछ देर पहले सीनियर लीडरशिप था कांग्रेस का, यहीं पर तय हुआ कि सारे मंत्री इस्तीफा देंगे और रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि पहले ये प्लान हुआ था कि 6-7 मंत्री इस्तीफा देंगे, उनकी जगह बागियों को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि वो 6-7 मंत्री इस्तीफा देंगे तो उनकी इमेज खराब होगी। तो इसलिए ये रास्ता निकाला गया कि सारे के सारे मंत्री इस्तीफा देंगे, और वो इस्तीफा लेने के लिए भी आप देखिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए एचडी कुमारस्वामी जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे, डिप्टी सीएम के घर पर पहुंचे, और उसके बाद चर्चा होकर के ये पूरा फॉर्मूला फाइनल हुआ और सारे कांग्रेस के एमएलएज ने इस्तीफा अपना सौंप दिया। ये देखिए इस वक्त भी यहाँ पर लगातार सुबह से यहाँ पर हलचल लगातार बनी हुई है। अभी भी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं जो मीडिया, अब वो अंदर चले गए हैं। हम इससे पहले कि हम आपको सुनवा पाते कि वो क्या कह रहे हैं, वो वापस अंदर चले गए। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है फाइनल, वो ये कि जो बागी विधायक हैं वो 2 गुट में बटे हुए हैं। उनमें से एक गुट है रामालिंगा रेड्डी का, उनके साथ 4 विधायक हैं। वो इस शर्त पर मानने को तैयार हैं, जो ये मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है वो इन शर्तों को मानने को तैयार, वापस आने को तैयार लग रहे हैं। और जो बाकी मुंबई में विधायक हैं उनसे बैक चैनल स्टॉक चल रही है, लेकिन वो अभी तक राजी नहीं है रमेश झरकियोली को। तो ये मुश्किल सिचुएशन कांग्रेस और जेडीएस के लिए बनी हुई है। चलिए अनुराग हमारे साथ बने रहिए। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने क्या कहा, ये सुनते कर्नाटक पर। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों? इसे मैं एक चीज और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय, कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। लेकिन जो भी प्रश्न यहाँ पर हमारे नेता कांग्रेस लोकसभा दल और हमारे टीएमसी के नेताओं के द्वारा तो उठाया गया, तो हमारे डीएमके के बालू साहब, बालू साहब का डिफरेंस, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि त्याग पत्र दिलाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया। कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी ने ही यह सिलसिला त्याग पत्र देने का प्रारंभ कर दिया है, और उन्होंने स्वयं भी अपने लोगों को कहा है त्याग पत्र देने के लिए। और आपने देखा एक से एक दिग्गज नेता सारे वह लगातार त्याग पत्र देने का काम कर रहे हैं, और यह त्याग पत्र देने का सिलसिला तो लगातार ये चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उसका क्या लेना देना है अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, राजनाथ सिंह लोकसभा में ये कह रहे हैं, पर क्या आप ये मानने को तैयार हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई ना कोई तो सूत्रधार है, या यशवीर राघव, अमलेंदु उपाध्याय। लेकिन बिना 2 हाथ से ताली बजती है ना, एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कांग्रेस के अंदर, जेडीएस के अंदर जो खलल है, वो खलल तो काफी टाइम से है, और ये रमेश झारकिहोली और रामलिंगा रेड्डी जैसे जो लीडर्स हैं, ये काफी टाइम से अपसेट चल रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, पहले भी इन्होंने संभालने की कोशिश की। हर हफ्ते, कम से कम हफ्ते में एक बार ऐसा हो गया है कि एचडी कुमारस्वामी पब्लिक में आंसू रोते हैं। प्राइवेट में तो खून के आंसू रो रहे हैं, पब्लिक में तो रो रहे हैं सर। अब बताइए अमलेंदु उपाध्याय, क्या इसके लिए बीजेपी को दोष दिया जाए? देखिए, जब राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, अभी आपने उनकी बाइट दिखाई सदन की,
तो बोलते समय उनके चेहरे का दर्द पढ़ा जा सकता था कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी का बचाव कर रहे थे। वो भूल गए थे उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट वो भूल गए थे अरुणाचल के मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश। नहीं, दर्द था। देखिए कांग्रेस की जो हालत है उस पर उसमें खुशी छलक रही थी। अब आप ये बताइए, अपनी पार्टी का दर्द था। देखिए दर्द तो अभी आपके चेहरे पे छलक रहा है। सुप्रीम कांग्रेस की दुर्दशा देखकर, कांग्रेस की दुर्दशा देखकर अमलेंद्र उपाध्याय कहीं आप थोड़े हताश लग रहे हैं। उसका नहीं, हताश तो आप लग रहे हैं। सिंह जी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है इस तरीके से बोलना। लेकिन अकेले में अगर राजनाथ सिंह जी बात करेंगे, राजनाथ सिंह बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अकेले में आपसे बात करेंगे तो ठीक इसको उलट बोलेंगे, क्योंकि वो अकेले में सही बोलते हैं, लेकिन जब सदन में बोलेंगे, सबके सामने बोलेंगे, तो जायज बात है कि सरकार का यहाँ राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पार्टी राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं? बताइए, राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं अमलेंद्र उपाध्याय? क्योंकि दर्द मुझे दिख रहा है, महसूस भी कर रहा हूँ मैं, महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन आप ये मानेंगे जरूर कि कांग्रेस जेडीएस की पूरी पारी खेलने के चांसेस तो पहले से नहीं थे। आप ये नहीं मानेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कर्तव्य का निर्वाह बिल्कुल नहीं किया एज अ पार्टनर। खड़ा तो कर दिया आपने जेडीएस को, जो नंबर 3 था उसको बना दिया सीएम, लेकिन सिद्धरामैया अभी भी रूठे बैठे हैं। उन्होंने बाहर एक कमेटी अपनी अलग से बना रखी है, सारे कंट्रोल वो खींचना चाहते हैं। ठीक है, रामलिंग रेड्डी अपसेट है, जी परमेश्वर कास्ट लाइंस पर अभी भी बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, कास्ट लाइंस पर बटी हुई है अभी भी कांग्रेस पार्टी। आप बोलिए नहीं बटी हुई है। रमेश झरक्योली क्यों अपसेट है मुझे बताइए? रामलिंग रेड्डी जैसे सीनियर लीडर क्यों अपसेट है आप मुझे बताइए? राजनाथ सिंह जी क्यों अपसेट है? राजनाथ सिंह जी कहां अपसेट है? राजनाथ सिंह जी तो चुस्कियां ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा पर, वो तो चुस्कियां ले रहे हैं। दर्द तो आपको दिख रहा है। यशवीर राघव बताइए, यशवीर राघव बताइए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए आनंद जी, जेडीएस को कोसने वाली कांग्रेस जो बार बार कहती थी कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, उसके साथ परिणाम आने के बाद तृतीय पार्टी को सीएम बनाकर वो खुद समर्थन में चले गए, वो विषय अलग है। उसके बाद से ही लगातार कभी जेडीएस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। जेडीएस के मुख्यमंत्री स्वामी जी मंच से रो चुके हैं 3-4 बार, आपके चैनलों पे खूब बढ़िया तरीके से चलाया गया है। उन्होंने क्या दर्द बयां किया? उन्होंने बार बार ये कहा कि कांग्रेस का मैं खून का घूंट पी रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो नीचे जो विधायक हैं उन्हें भी ध्यान में आता है कि नेतृत्व अक्षम्य है, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो कांग्रेस का, चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाते कुमार स्वामी, अक्षम्यता दिख रही है। इस नाते से एक लीडर है जिन्होंने कहा है कि भाई मैंने एक बार तो स्वेरिंग इन तो हो गई मेरी, लेकिन सरकार 2 दिन भी नहीं रही, कुर्सी पर मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठा रहा, रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री बन के तो रहूंगा। देखिए है कि नहीं? मौका मिला था। अब वो भी वहां कुछ खुराफात कर रहे हैं कि नहीं? ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके चैनलों ने चलाया कि सिद्धरामैया जी की खुराफात है। वो चाहते नहीं कि कुमार स्वामी बने, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस के। येडियुरप्पा जी कुछ नहीं कर रहे, भाजपा का कुछ यानी येडियुरप्पा जी कुछ कर ही नहीं रहे। आनंद जी, भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है, सिद्धरामैया जी के इशारे पे सारी चीजें हो रही है, भाजपा का क्या लेना देना? और राजनाथ सिंह जी ने भी साफ साफ कहा पार्लियामेंट में, ये तो राहुल गांधी जी, अगर भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है, अगर भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है, तो इससे पहले कि कुमार स्वामी त्यागपत्र दें, सदानंद गौड़ा ने क्यों आकर कहा कि हम सरकार बनाने को तैयार हैं? नहीं, जो सदन की स्थिति थी उस हिसाब से कहा कि हम बहुमत में थे। कई विधायक जब इस्तीफा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत थी, इस नाते से उन्होंने कहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से अपनी दुख व्यक्त किया था इस्तीफा देने के बाद, इन सारे एमएलएज ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अपना सपोर्ट अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। क्या अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है कांग्रेस पार्टी से? मुझे बताइए, क्या सपोर्ट विड्रॉ किया है इस गठबंधन से? क्या इन सारे नेताओं ने अभी तक इस्तीफा दिया है? क्या अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है? तो भाजपा कहां से मेजॉरिटी में आ गई? क्यों भाजपा ये कह रही है कि हम सरकार बनाने को तैयार है, बनाने को तैयार है? मैंने उस पर कहा भाजपा का तो इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, जेडीएस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, खुद मुंबई जाकर वो छिप रहे हैं, तो भाजपा का लेना देना क्या है? यानी पेपर और कलम भाजपा ने सप्लाई नहीं की, पेपर और कलम भाजपा ने सप्लाई नहीं की। मैं जरा अनुराग ढांडा से पूछना चाहता हूं, अनुराग, क्या ग्राउंड पर क्या बात हो रही है? कहीं पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस है इसमें? येडियुरप्पा का नाम आ रहा है, कुछ अलग लीडर्स का नाम आ रहा है, कि या ये सिर्फ कांग्रेस की आंतरिक गुटबंदी है और जेडीएस के साथ जो इनकी जो खलल है इसकी वजह से है, जो लोकल लीडर्स हैं? आनंद जी, इसको कहते हैं डीके शिव कुमार, रमेश झरक्योली, रामलिंग रेड्डी, जी परमेश्वरा, सिद्धरामैया, ये सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं और आपस में इनकी कहीं नहीं बनती है। ये सारे जो आरोप लग रहे हैं आनंद, चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ लग रहे हो या कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, वो थ्योरीज हैं अलग अलग। जो अभी बात कर रहे थे जो एक्सपर्ट जो हमने सुना
कि वो कह रहे थे कि सिद्धारमैया का ये किया हुआ है, उनके गुट का किया हुआ है। तो क्या ट्राई कर रहे हैं सिद्धारमैया? ये थ्योरी कहीं कंक्लूड नहीं करती कि सिद्धारमैया खुद सीएम बन नहीं सकते बिना किसी के सपोर्ट के? तो क्या ट्राई कर रहे हैं? तो ये एक इंटरनल टसल चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जिसमें कई गुट, कई धड़े बने हुए हैं, मिनिस्ट्रीज को लेकर के झगड़ा चल रहा है और उसी झगड़े को बीजेपी हवा दे रही है। वो लगातार टच में है, जो एमएलएज हैं बागी, उनके बीजेपी के नेता लगातार टच में हैं। तो दोनों थ्योरीज अपने आप में सही हैं कि अगर आप ये कहें कि मसल फ्लेक्सिंग कांग्रेस के अंदर हो रही है, अंदर गुटबाजी है, उसका असर है, तो वो भी सही है। और बीजेपी क्या इसमें कोई भूमिका निभा रही है या नहीं, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बागी विधायकों के टच में है। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, इसका जो कोर इशू है वो कांग्रेस के अंदर की इनफाइटिंग है। सबसे बड़ा मुद्दा, एक छोटा सा मैं बिंदु बताऊं आपको, वो समझ जाएगा, उससे पूरी बात समझ में आएगी कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको लेकर के सबसे बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। रामालिंगा रेड्डी चाहते हैं कि वो चूंकि बेंगलोर में अपना प्रभुत्व रखते हैं, तो ये बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है ये उनके पास होनी चाहिए। और जो डिप्टी सीएम है जी परमेश्वरा, उनके पास ये बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिनिस्ट्री है, वो वहां से वो मिनिस्ट्री हटवाना चाहते हैं। और ये झगड़ा आज का नहीं है, ये पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। बेंगलोर में अपनी पकड़ बनाने की ये लड़ाई है जो बहुत दिन से चल रही है और अब ये अपने क्लाइमैक्स पर है। क्लाइमैक्स पर है। अनुराग, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक और बेंगलुरु और इससे जुड़ी हुई जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं ये कामधेनु हैं, तो इसीलिए हर कोई मंत्री चाहता है कि इस पर कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ अधिकार हो, ताकि उनकी भी आमद हो। क्योंकि कह रहे हैं करप्शन जितने उरूज पर आज कर्नाटक में है, आज तक कभी इतना नहीं हुआ है और हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुंबई कॉरपोरेशन के लिए जिस तरीके से पार्टियां जी जान लगा देती हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका बजट बहुत बड़ा है। इसी तरीके से बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ 6 अलग अलग, जिसमें कि जल बोर्ड भी आता है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आते हैं, वो 6 डिपार्टमेंट हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बजट उनका है। जो आपने ठीक कहा कि वो कामधेनु है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट इतने सारे होते हैं, वहां पर काम इतना ज्यादा होता है। बेंगलोर को, जिसको कि एक तरीके से साइबर सिटी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी सिटी कहा जाता है, उसमें जो सारा का सारा काम है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर यहाँ वर्चस्व की लड़ाई पिछले कई महीनों से छिड़ी हुई थी और ये उसी का नतीजा अब निकल करके आ रहा है। और कांग्रेस की कोशिश भी जो है वो रामलिंगा रेड्डी के गुट को सबसे पहले मनाने की है, क्योंकि उनके साथ 4 विधायक और हैं। 5 विधायक अगर वापस आ जाते हैं तो सरकार कम से कम इस वक्त के लिए बच जाएगी और बाकी बागी विधायकों को फिर उसके बाद उनके साथ बार्गेन किया जा सकता है, उनको मिनिस्ट्रीज के लिए राजी किया जा सकता है। जी चलिए, देखिए सट्टा बाजार में अभी 3 सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड में कौन जीतेगा, इंडिया फाइनल में किसके साथ खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ, और तीसरा कर्नाटक की सरकार कब तक चलेगी। अब आखिरी सवाल पे मैं पूछता हूँ, अब कुछ कह रहे हैं कि कल तक ये सरकार गिर जाएगी, कुमारस्वामी कल ही रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अमलेंदु उपाध्याय, आपको क्या लगता है ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? ये सरकार चलेगी। जो येदियुरप्पा जी का सपना पहले भी चकनाचूर हुआ था, फिर चकनाचूर जी नहीं, ऐसा है, क्यों चलेगी ये भी बता देता हूँ। पहले यशवीर राघव, ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? जेडीएस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसको तय करना है। नाच ना आवे, आंगन टेढ़ा वाली स्थिति, अक्षम्यता है, इस नाते से परेशान हो रहे हैं विधायक। अगर वो अपने आप को साबित करेंगे तो चलेगी। चलिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सरकार भाजपा उम्मीदें बनाए रखे, लेकिन ये सरकार चलेगी जरूर, क्योंकि सरकार के चलने में ही जेडीएस और कांग्रेस का फायदा है, जेडीएस और कांग्रेस के सभी नेताओं का फायदा है। क्यों अनुराग, बताइए? देखिए, बिल्कुल फायदा शब्द बहुत ही मायने रखता है इसमें। एक तो जो आपने बता दिया, और दूसरा ये, और दूसरा ये कि एक ये भी यहाँ पर बात बहुत चर्चा में है कि इस वक्त मुहूर्त ठीक नहीं है, तो इसलिए बीजेपी सरकार बनाएगी नहीं फिलहाल। ये भी यहाँ पर बहुत चर्चा में है, इस वजह से ये सरकार चलेगी अभी फिलहाल। और ये संकट जो है इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आएगा, क्योंकि 1 महीने तक ये कहा जा रहा है कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता सरकार बनाने के लिए फिलहाल मन बनाए हुए तैयार नहीं है। जी अनुराग ढांडा धन्यवाद, अमलेंदु उपाध्याय, यशवीर राघव और बेनीवाल जी धन्यवाद। लेकिन आप देखिए कि लोकतंत्र का आज मजाक बन गया है, हम इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपके वोट का कितना बड़ा मजाक हो गया है कर्नाटक में। इस तरह का मजाक होना चाहिए क्या आपके मत का, आपके वोट का? जरा ध्यान से सोचिए इस पर। चलिए, अखाड़ा में वक्त कम है, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देश में कई जगह बारिश का प्रकोप जो है, वर्षा का प्रकोप कैसे फैल रहा है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश की वजह से रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में झरने का खतरनाक रूप देखने को मिला। बारिश से झरने में पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे पूरे मंदिर परिसर में पानी भर गया। इतना ही नहीं, मंदिर में बना कुंड पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया।
मध्य प्रदेश से चलते हैं, आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। आज सोमवार का दिन है, काम पर जाने वाले लोगों के लिए देखिए गाड़ियां छोड़कर तैर के जाना पड़ रहा है। ये आलम हो चुका है कई जगह। ये किंग सर्कल स्टेशन पर है, आप देखें अंडरपास में पूरी तरह पानी भरा, अंधेरी में सड़कों पर कई फीट पानी है। तो विक्रोली, किंग सर्कल एरिया, अंधेरी और बांद्रा ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कई फीट पानी भर गया है। आलम यह है कि सड़क पर गाड़ियों के चक्के पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। किंग सर्कल में बने अंडरपास में तो पूरी तरह से पानी भर गया, जिससे वहां पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। वहीं मुंबई के विक्रोली में भारी बारिश का असर दिखने लगा है। विक्रोली रेलवे स्टेशन पर पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। कई घंटे से हो रही बारिश से लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। ये आप हालत देख रहे हैं, वहां कर्मचारी हैं, देखिए आधा फीट पानी है, घुटने तक पानी है, उसमें भर जाकर पानी के लेवल को और ड्रेन्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्स बैरली आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर ट्रेन बहुत धीरे चलती है, इससे तेज, इस पर अगर 15 या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा अगर ट्रेन चलती है तो डिरेलमेंट का बहुत डर रहता है। और अगर इस तरह पानी पड़ता रहा तो थोड़ी देर बाद इन ट्रैक्स पर ट्रेनें नहीं चलेंगी। वहीं मुंबई में हो रही तेज बारिश से रेल की पटरियों पर पानी भर गया है। मुंबई के कांजूरमार्ग रेलवे स्टेशन का ये हाल देखिए, वहां पटरियों पर पानी भर गया है। ये आम तौर पर ये सरबर्बन स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हमेशा सबसे पहले पानी भर जाता है, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन हैं ये थोड़ा सी लेवल के एकदम बराबर हैं या थोड़े नीचे हैं, तो यहाँ पर पानी जो है जल्दी नीचे उठता नहीं है, इसलिए वाटर लॉगिंग बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ और बांद्रा स्टेशन के पास, वहाँ धारावी इलाके के पास ये हमेशा देखने को मिलता है। साल दर साल ये होता है, हर बार बारिश से पहले इसकी तैयारी होती है, इसको काउंटर करने की तैयारी होती है और हर बार बारिश और वर्षा का पानी जीत जाते हैं। अब मैं कांजूरमार्ग की बात कर रहा था तो ये देखिए बांद्रा का हाल। बांद्रा में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। बांद्रा में के कलानगर में सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। ये कलानगर ये वही एरिया है जहां ये आप दृश्य देख रहे हैं, यहां से कम सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ठाकरे निवास है। सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ठाकरे निवास है। बीएमसी के करता धरता उनका कंट्रोल उन पर है और उनके घर के बाहर ही सबसे बड़ा जाम और सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है। आलम यह है कि लोगों को दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर उनको गाड़ी चलानी पड़ रही है। अब ये अंधेरी का आलम, मुंबई के अंधेरी में तेज बारिश हो रही है। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात का आलम यह है कि अंधेरी का ये इलाका है जहां पर पूरी तरह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए आने जाने की जो है वो दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। जल जमाव की स्थिति यह है कि ड्रेनेज का कोई पुख्ता बंदोबस्त न होने के चलते लोगों को आने जाने के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई हैं और पूरा रास्ता जो है, जो सड़कें हैं वो जो है जलमग्न होने के चलते एक नदी में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी मुसीबतें शुरू हो गई हैं। सोमवार का दिन है जब लोग अपने दफ्तरों की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जल जमाव की स्थिति सबसे बड़ी तकलीफ की वजह बना हुआ है। जब शाम को मौसम विभाग ने साफ तौर पर बताया कि अगले 24 घंटे जो है वो और मूसलाधार बरसात हो सकती है, यानी कि शाम को जब लोग अपने घरों की तरफ लौटेंगे तो ऐसे में स्थितियां उनके लिए और भी परेशानी वाली बन सकती हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। अब मुंबई से रुख करते हैं बंगाल की ओर, जहां पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुबंग फाटक के पास जमीन धंस गई, तो वहीं एक मकान ढह जाने से 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। बंगाल से गुजरात की ओर रुख करते हैं। गुजरात के वापी में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से दमनगंगा नदी में उफान आ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दमनगंगा नदी में पानी का बहाव भी बहुत तेज है, जिस वजह से लोगों को नदी के पास नहीं जाने की हिदायत भी जारी की गई है।
पानी का बहाव देखिए वहाँ वापी में। वहीं गुजरात के वलसाड़ में हुई भारी वर्षा की वजह से वहाँ निचले इलाकों में पानी भर गया। उमरगाम में तो हालात ये हो गए हैं कि लोगों को कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई घंटे तक हुई लगातार बारिश की वजह से मकानों के अंदर भी पानी भर गया। ये देखिए तस्वीरें, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मकान के अंदर भी पानी ऐसे बह रहा था मानो वहाँ कोई दरिया बह रहा हो। पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क, मकान सब पानी में डूबे दिखाई दिए। देखिए गुजरात के नवसारी में भी भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। इस बीच मौसम विभाग ने भी वलसाड़, नवसारी, दमन, दादरा और नागर हवेली में भारी बारिश की चेतावनी दे दी। पानी का उफान देखिए। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जरा सोचिए, इतना सारा जल, इतना सारा पानी आकाश से यहाँ हमारी धरती पर बरस रहा है, पर इसमें से कितना पानी हम बचा सकेंगे? कितना पानी यूं ही बह जाएगा? अगर ये पानी हम बचा लें तो अगले 10 महीने तक पानी की किल्लत से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। और वो इलाके जहाँ बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम भी हम कर सकते हैं। जाते जाते एक और आग्रह आपसे, मिशन पानी से जुड़िए, बनिए जल रक्षक। और साथ ही अगर आप वर्षा के पानी में आप ऐसे निकलते हैं, मुंबई में रहते हैं, कहीं और, तो घर पहुंचकर इमीडिएटली लेप्टोस्पायरोसिस से अपने आप को बचाने के लिए जो छोटी सी मेडिकेशन, एंटीडोस लेने की ज़रूरत है, उसको ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि गटर का पानी जब वर्षा के पानी से मिलता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लेप्टोस्पायरोसिस से हो सकती है।